मैं कहता हूँ स्लीप टाइम इज इम्पोर्टेंट बट टाइमली स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। आप 7 घंटे सो रहे हो मान लिया बात, पर कौन से 7 घंटे? प्रकृति सूर्य के साथ चलती है, सूर्यास्त हो चुका है, इंद्रिय हमारी संकुचित हो रही है, उस समय हम जबरन काम ले रहे हैं। इसलिए स्लीप टाइम 7 घंटे ठीक है, बट टाइमली स्लीप कब सोना कब उठना इंपॉर्टेंट है। मेरे इस बदल का परिणाम आया, मैंने उठने की बात नहीं कि तुम्हारी मर्जी तक उठना, पर सो जाओ 10:30 बजे। तो कुछ लोग जो 9 बजे 10 बजे उठते थे वो धीरे धीरे थोड़े पहले आए। मैं जब पढ़ रहा था, ये बात तो 1983 की बात है, जब हॉस्टल में रहता था तो मेरे जूनियर मुझे कहते थे, बॉस आप जरा मुझे जल्दी उठा देना 9 बजे। आप जल्दी उठा देना 9 बजे तो उसका उठने का समय क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में जो सहज रूप से प्राकृतिक रूप से मिलने वाला लाभ है उससे वो वंचित हो रहा है। 30 साल पहले तक हमारे यहाँ जलपान नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी। संघ परंपरा में भी जलपान आजकल होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है द्विकाल भोजन, वाम शाही द्विभुंजान है, षड्मूत्री द्विपुरीशक है, अल्पमैथुनकारी च शतम वर्षाणि जीविति। आचार्य एफिडेविट देता है लिख करके कि बाई करवट लेकर सोने वाला व्यक्ति, दिन में 2 बार भोजन करने वाला व्यक्ति, 6 बार यूरिनेशन करने वाले व्यक्ति, 2 बार सूख जाने वाले व्यक्ति 100 साल तक जीता है। अब 2 काल भोजन तो पहले होता था, आजकल नहीं होता। मैं तो करता हूँ 40 साल से, ऐसे सवा का आयोजन होता है, तब जरूर मेरा से कुछ बिगड़ता है। परंतु हम जब कहते हैं तो हमें द क्या न्यूज कहा जाता है। इसी तथ्य को लेकर के हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट एक रिसर्च करता है और उन्होंने 16 देशों के वॉलंटियर्स पर अध्ययन किया। मैंने पाया कि भोजन का जो इंटेक विंडो है दैट्स मॉर्निंग 9 to evening 6, दैट्स बेस्ट। ये हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है। हमारे चर्च में तो 5000 साल पहले कह दिया था, उस पर विश्वास न करें तो न करें, परंतु हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट पर यदि विश्वास करो तो बेस्ट ईटिंग टाइम इज मॉर्निंग 9 to evening 6। आयुर्वेद को 2 बार भोजन के लिए कहता है। हमारा प्राकृतिक रूप से शरीर में दोषों की जो घटावटी का क्रम होता है उसमें 3 दोष जो होते हैं हमारे यहाँ, उनमें से दिन और रात में भी तीनों दोषों की साइकिल चलती है। भोजन को पचाने के लिए, एंड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए पित्त दोष जिम्मेदार होता है, जो अग्नि का रूप है। तो सुबह का पहला 4 घंटे का समय है वो कफ का काल है, उसके बाद पित्त का काल है, उसके बाद वात का काल है। तो पित्त का काल शुरू होते ही हम भोजन शरीर को भोजन देंगे जो नेचुरली डिमांड हो रही है उस समय। वो समय सूर्योदय से 4 घंटे तुरंत आधे 9 बजे से 11 बजे के बीच में मुख्य भोजन हमारा सुबह का होना चाहिए। जो करते हैं उसका लाभ मिलता भी है। मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में एक व्यक्ति जो आयुर्वेद की दिनचर्या नहीं जानता लेकिन उसका पालन करता है, सुबह 3:30-4 बजे उठता है, स्नान ध्यान करके रोज अपने घर से 4 किलोमीटर पैदल गोविंद देव जी के मंदिर की मंगलाचारी करने के लिए जाता है। घर आता है, 9 बजे अपना खाना खाता है, शाम का खाना 6 बजे खाता है। 92 ईयर्स 92 साल की उम्र में उसको चश्मा नहीं, अखबार पढ़ता है। अखबार की टाइप फॉन्ट साइज सबसे छोटी होती है, किताब से भी छोटी, 12 साइज उसका फॉन्ट साइज होता है, वो पढ़ता है। मैंने पूछा कि ये आपका ये जो क्रम दिनचर्या का कितने साल से चल रहा है? जब वो 90 साल के थे तो उन्होंने कहा कि लगभग 70 साल से चल रहा है। मैंने पूछा उनसे कि 70 साल में 1 बार 2 बार तो नागा हुई होगी, कभी तो वो बीमारी हुई होगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं याद आता कि मुझे 90 साल में कभी बुखार आया हो। अंग्रेजी बोली तो बहुत दूर है, मैंने तो कहीं कुछ लिया नहीं आज। तो फिर मैंने और आगे बढ़कर कहा कि बेटे बेटी का शादी विवाह किया होगा तब तो मंगला छूटी होगी आपकी आरती। उन्होंने कहा नहीं छूटी। मैं इस चौकड़ी में रहता हूँ, जयपुर पुराना शहर चौकड़ी में बटा है, 9 चौकड़ियाँ उसकी, कि मैं इस चौकड़ी में रहता हूँ। बेटी की बारात उस चौकड़ी में लेकर गया था। पाणी ग्रहण संस्कार होकर के महिलाओं के जो रिचुअल्स होते हैं वो होते रहे। मैं मंदिर गया, दर्शन किया, बहू को विदा कराया और घर ले आया। तो मैंने कहा उस समय तो आप बेटे के बाप थे, जब बेटी के बाप थे होंगे तब क्या किया होगा? उन्होंने कहा तब भी वही किया, मैंने कन्यादान किया। महिलाएं अपने कुछ लोकाचार कर रही थी, इसी बीच में मैं गया तो देवी के दर्शन किए और आ गए। ब्राह्मण मुहूर्त में जागरण भी हो रहा है, दैनिक भ्रमण भी हो रहा है, ईश्वर का आराधन भी हो रहा है, समय पर भोजन भी हो रहा है, समय पर शयन भी हो रहा है। ये एक
समाज में जैसे असंख्य उदाहरण हमको मिल सकते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को व्याख्यायित न कर सकें। उनके लिए उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं है, आचरण इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किया, करके दिखाया और परिणाम देखा। इधर उधर हम कहीं भी देख सकते हैं। किस क्षेत्र को छोड़े, आजकल राजकीय सेवा के लिए पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। जहां दिनचर्या का प्रकरण आता है चरण में, तो उन्होंने सुबह उठने से लेकर सारा सब काम बता दिया और फिर उन्होंने कहा कि अपने योगक्षेम के लिए कुछ आप काम करिए। और काम करने में 4 चीजें बताई। ये अर्थशास्त्री के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, उनके लिए भी प्रेरणास्पद है। उन्होंने 4 बताए अपने योगक्षेम चलाने के लिए। सबसे पहला काम बताया कृषि, या तो कृषि कार्य करिए। दूसरा बताया उन्होंने पशुपालन, कृषि पशुपालन। तीसरा बताया वाणिज्य, व्यवसाय करिए। ये तीनों नहीं कर सके, गए गुजरे हो, तो चौथा काम बताया राज सेवा। चौथे नंबर पर लिया उन्होंने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राज सेवा। दुर्योग से आज जस्ट उलट हो गई है। क्यों हो गई है? कृषि में CL नहीं होती है। वहां तो बीज बो दिया तो क्यारी करने के लिए जो टाइम बाउंड है वो करना ही पड़ेगा। उस समय CL कुछ नहीं ले सकते आप। राज सेवा पर वो संभव है। तो भारतीय शास्त्र ने, भारतीय मनीषा ने जीवन के हर क्षेत्र में सुविचार किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आंखें बंद करके सब कुछ लिख दिया। उन्होंने समाज शास्त्रीय लंबा गहरा अध्ययन अनुभव करने के पश्चात फिर उन्होंने श्लोक में लिखा और ये मानकर चलिए कि जो श्लोक में है वही लोक में है। लोक से भिन्न नहीं है श्लोक में कुछ भी। थ्योरी कुछ अलग और प्रैक्टिकल कुछ अलग, ऐसा दोहरा हमारे भारतीय विज्ञान, भारतीय ज्ञान धारा में नहीं है। जो सतत है, शाश्वत है, जो व्यवहार सिद्ध है, जो शास्त्र सिद्ध है, वो जो प्रमाण सिद्ध है, वही अनुभव सिद्ध है। ऐसी बातें हमारे ज्ञान धारा में प्राप्त होती हैं। तो खास तौर से शिक्षा भी ध्यान रखें। अनेक महाविद्यालयों के शिक्षक भी होंगे। सबसे बड़ी आज की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि हमने अपने आप को भुला दिया। हमने हमारी शक्ति क्या है उसको भुला दिया। उसका स्मरण कराने की आज आवश्यकता है। इतना पोटेंशियल है। आज भी सामान्य सा भारतीय विद्यार्थी विदेश जाकर बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रूमिंग इस प्रकार की होती है। वो कष्ट सहन करने की सामर्थ्य रखता है। विपत्ति आने पर धैर्य नहीं होता है। उसका संस्कार है, मादा है, धीरज रखता है। सर्वाधिक गन शूट के स्कूलों के उदाहरण अमेरिका में होते हैं। संतोष जी विद्या भारती की बात कर रहे थे, वहां तो बच्चे जैसे निकल कर जाएंगे वो, लेकिन स्कूल में गन शूट के सर्वाधिक उदाहरण अमेरिका में होते हैं। ये भेद है वहां के युवक और यहाँ के युवक। परंतु जो हमारे कार्यकर्ता विदेश में काम करके आते हैं, उनके जीवन में एक डिसिप्लिन आता है। क्या आज उस डिसिप्लिन की आवश्यकता है? क्या हमारे अपने व्यक्तित्व में जो कैजुअलिटी है कि हो जाएगा, ऐसा ही होता है, ऐसा चलता रहेगा, और बार बार व्यवहार में उदाहरण देते हैं ये इंडिया है, इंडिया में होता रहे भले पर भारत में नहीं हो, इसका संकल्प हम सबको लेना होगा और देना होगा। खासतौर से नई पीढ़ी के सामने इस प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आग्रह भी करते हैं कि 2025 चल रहा है, पर मन में कल्पना 2047 की हो। हम कैसा भारत चाहते हैं, उसके लिए मेरी अपनी तैयारी क्या है, मेरे अपने जीवन के संकल्प क्या हैं। जो क्षेत्र में चुनता हूं उस क्षेत्र की गंभीरता पूर्वक तैयारी मेरी है क्या? ऐसा यदि कर पाते हैं तो शायद हम उस सपने को साकार कर पाएंगे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां एक पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया कि आज आप आयुर्वेद की बात करते हैं। मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूं तो आयुर्वेद की बात करूंगा। अब एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, बहुत टेढ़ा था। उसने कहा सबसे अच्छी पैथी कौन सी है? तो मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि देखिए मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, इसलिए आयुर्वेद की बात करूं तो ठीक है, किसी दूसरी पैथी के विषय में मैं कुछ कहूं ये मेरा कहना उचित नहीं है। पर फिर भी मैं कहूंगा
कि सबसे अच्छी पैथी वो है जिसमें रोगी के प्रति सिंपैथी हो। तो तब उसने सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई भी विधा हो उसमें सबसे पहले सिंपैथी, लोक कल्याण की, मानव कल्याण की बात सबसे पहले करेगा। और मैं बार बार भी कहता हूँ, जितनी संसार की चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें से केवल एक आयुर्वेद ऐसा है जो रोग न हो इसका विचार करता है। रोग होने के बाद व्यवस्था करेंगे, इसकी सब जगह व्यवस्था है, परंतु रोग पैदा ही नहीं हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन का जनक ही आयुर्वेद है। और इसलिए बड़ा भाग जो दो प्रयोजन आयुर्वेद कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी होने पर रोग का निवारण, वो सेकेंडरी प्रयोजन है उसका। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, और इसके लिए सारा सब कुछ लिखा किया हुआ है। देश काल परिस्थिति ऋतु समय विभाजन। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5000 साल पहले लिखकर छोड़ दिया, उसमें अपडेशन नहीं हुआ। महर्षि चरक ने कहा कि भाई 12 महीनों के 6 ऋतुएं होते हैं जो सौभाग्य से भारत में होते हैं। इन 6 ऋतुओं का काल ऐसा ऐसा है, इन महीनों में ये ऋतुएं होगी। परंतु बाद के आचार्यों को ध्यान आया कि काल के व्यतिक्रम से उन 2 महीनों में वो ऋतु नहीं होती है। ऐसा व्यतिक्रम आज हम देखते भी हैं, गर्मी में बरसात, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी। ऐसा जब परिवर्तन होने लगा तो बाद के आचार्यों ने उनको कहा कि नहीं, ये महीनों के आधार पर ऋतुओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। तो फिर क्या करना, उन्होंने प्रकृति में प्रकट होने वाले ऋतु के लक्षणों को लिखा कि प्रकृति में इस प्रकार के जब लक्षण हो तब अमुक ऋतु मानो, और अमुक ऋतु जब हो तब उस ऋतु की चर्या का पालन करो, तो आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए केवल चैत्र वैशाख बसंत ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है, केवल माघ और फाल्गुन ये शिशिर ऋतु ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है, परंतु पश्चिम में तो कई जगह गर्मी पड़ रही है, कई जगह ठंड पड़ रही है। और अपने यहाँ इकोलॉजिकल जोन में इतना भेद होने के कारण अपने ही देश में, आप विदेश की बात न करें, एक अपने ही देश में एक ही दिन एक ही समय +35 और -35 दोनों ग्राम टेम्परेचर पाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि वहां ऋतु के लक्षण क्या है और लक्षण के आधार पर जीवनचर्या बनाना। अब उसी 35 डिग्री टेम्परेचर में भी जीवनचर्या अलग होगी। +35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो चेन्नई का पुरुष है वो ऊपर होगा वस्त्र पहनेगा नहीं, नीचे लुंगी बांधेगा, उसको भी फोल्ड करके आदि कर लेगा। उधर जैसलमेर में 35, 40, 45 टेम्परेचर जाने पर वहां का ग्रामीण व्यक्ति सिर पर पकड़ बांध कर रखेगा, फुल आस्तीन की फुल स्लीव की अंगर की पहन कर रखेगा, घुटनों से नीचे तक की धोती बांध कर रखेगा। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बराबर होते हुए भी वहां ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि शरीर से जितना पसीना निकले उतना अच्छा है, इसलिए शरीर को खुला रखता है। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है, इसलिए पसीना को, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को शरीर में रोक कर रखने की जरूरत है, इसलिए वो इस प्रकार का वेश धारण करके रखता है। तो ये जो कहावत बनी, जैसा देश वैसा वेश, इसलिए नहीं है, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। और इसीलिए मानव जीवन के लिए खान पान, रहन सहन और आचार विचार, इन सबका समेकित समग्र रूप से जो विचार करने वाला विज्ञान है वो आयुर्वेद है। मुझे संकेत यही हुआ कि कुछ आयुर्वेद की बात भी आप लोगों के सामने रखूं ज्ञान परंपरा के साथ साथ। इसलिए खान पान, रहन सहन और आचार विचार की जब बात करते हैं तो सामान्य व्यक्ति का जीवन में जिनसे पाला पड़ता है तो खान पान यानी पहली 4 चीजें, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इसका शास्त्र है, उसका विज्ञान है। क्या खाना आजकल चल पड़ा है मिलेट्स, चले मैं थोड़ा सा इसमें विमति रखता हूँ। निश्चित रूप से मिलेट्स श्री अन्न को स्थापित करने की तात्कालिक आर्थिक कृषि जन्य आवश्यकता थी, परंतु हम तो ये कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत। जिस हमारे यहाँ शास्त्र में जिसको कुधान्य कहा था वो श्री धान्य हुआ है। कुधान्य इसलिए था वो कि वो लघु है, हल्का है, उसकी प्रॉपर्टी जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, तो फिर इसको श्री धान्य क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा ये परिस्थिति सापेक्ष हुआ। हमने पोषण के इतने उपाय कर लिए पहले कि अब पोषण के स्थान पर क्षरण करना जरूरी हो गया, इसलिए स्त्री को स्थापित करने की आवश्यकता है।
है। बहुत खा लिया गेहूं, बहुत खा लिया चावल, बहुत खा लिया चीज पनीर, अब उसको पचाने की जरूरत है। तो हमारे खाने की डिजाइनिंग 30 साल पहले की देखिए और आज के खाने की डिजाइनिंग देखिए। गाने बगाए ब्याह शादी में जो कुछ खाने को मिलता था, विशेष पकवान, वो हमारे दैनिक खाने का हिस्सा हो गए। तो फिर श्रीने की जरूरत पड़ती है। क्या खाना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो साधारणतया पेशेंट जब आता है तो उसको याद रखने के लिए बताता हूँ, भाई तुम क्या खाना है, इसके अंतर्गत 5 चीजों का ध्यान रखो। वो 5 F कौन से हो सकते हैं? 5 F। फास्ट फूड मत खाओ, फर्मेंटेड फूड आजकल एक चला हुआ, इंस्टेंट फर्मेंट करके तुरंत इनो डाला, इडली बना दी, ये बना दी। नेचुरली फर्मेंटेड अलग चीज है। तो फास्ट फूड, फर्मेंटेड फूड, फ्रोजन फूड, डिब्बा बंद जितना भी है, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, फर्मेंटेड फूड, फ्रिज फूड, एक बार फ्रिज में रख दिया उसकी जीवनी शक्ति खत्म हो गई। हम भोजन कर रहे हैं जीवन के लिए, भोजन भी जीवित अन्न है, उसको मृत नहीं बनाना। भगवत गीता में जिस 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार का अन्न किया, ये 5 प्रकार जिनका मैं निषेध कर रहा हूं वो तामसिक है सब तरह से। तो फास्ट फूड, फ्रिज्ड फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन फूड और फ्राइड, इनसे बचकर रहेंगे। क्या खाना इसके अंतर्गत, कब खाना, थोड़ा सा मैंने संकेत किया। द्विकाल भोजन ठीक है, सूर्योदय के पहले प्रहर के निकल जाने के तुरंत बाद पहला भोजन श्रेष्ठ है, सूर्यास्त होने से पहले पहले दूसरा भोजन श्रेष्ठ। हाँ, मध्यकाल में कुछ लगे तो लोगों से कहता हूं कि जो जलपान आप लेते हो सुबह, उसको शिफ्ट करो 3-4 बजे के आसपास। आप हल्का फुल्का 3-4 बजे लोगे, आप डिनर अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आज आम आदमी की शिकायत होगी 9, 10, 11 बजे के बीच में जलपान होगा, 2, 3 के बीच में लंच होगा, और फिर 8, 9 बजे भूख लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, बेमन से मन से जैसा बना वो खा करके रात भर में पाचन संस्थान के लिए काम छोड़ देते हैं। कुछ सोते हैं लेकिन पाचन संस्थान के लिए काम तैयार करके 9, 10, 11 बजे जो भोजन कर रहे हैं। कब खाना, कितना खाना, आजकल आधुनिक विज्ञान कहता है कैलोरी कॉन्शियस एक औसत युवा व्यक्ति के लिए 3000 कैलोरी रोज चाहिए। मैं बिल्कुल डिफर करता हूं इससे, न शास्त्र सम्मत है न विज्ञान सम्मत है। आहार की मात्रा व्यक्ति की अग्नि पर निर्भर करती है, वो कितनी पचा पाता है। 70 किलो का एक व्यक्ति जो मलेरिया हुआ, उसको ताजा भूख बंद हो गई, खाना तो दूर, अन्न देख भी नहीं सकता, उसको 3000 कैलोरी खिलाओगे क्या? सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन है, दर्द है, तो कहीं निषेध नहीं देना चाहिए। आज का डायटिशियन ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, रात 11 बजे थिएटर से पेशेंट को बाहर लाए हैं, होश में आते ही उसके लिए डाइट प्लान आता है, 1 कप कर्ड, 1 कप योगर्ट, रात 12 बजे से दही खिला रहे हैं। आयुर्वेद सम्मत नहीं है। कितना खाना, आहार पचाने की शक्ति क्या है मेरी, मैं कितना खा सकता हूं, इसलिए जरण शक्ति अलग है, अपव्यवहार शक्ति अलग है, खाने की शक्ति अलग है, पचाने की शक्ति अलग है। आहार की मात्रा खाने की शक्ति पर नहीं, पचाने की शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, और चौथी बात है कैसे खाना, इसका भी शास्त्र है। आज ये स्थिति भी हो गई है, ऐसा हो रहा है जैसे खाना केवल खाना पूर्ति होकर रह गया है। इस मस्कुलर टिफिन में हम डाल रहे हैं जो भावनात्मक लगा उसके साथ होना चाहिए। उष्णम अस्निया, ताजा भोजन करो, स्निग्धम अस्निया, चिकनाई युक्त भोजन करो। डॉक्टरों ने कह दिया कि घी बंद कर दो, अरे भाई घी बंद कर दोगे 24 घंटे पंपिंग करने वाला हार्ट कहां से ऊर्जा प्राप्त करेगा? कितने हजार बार हमारी पलकें झपकते हैं, उसको स्नेहांश कहां से मिलेगा? फिर अगर 40 की उम्र में आपने घी बंद नहीं किया तो 60 साल में नी रिप्लेसमेंट के लिए कैसे आओगे? घी बंद कर दो 40 से पहले, ताकि 60 साल की उम्र आते आते घुटने बदलने के लिए हमारे पास आ जाओ। मैं तो कहता हूँ घी खाओ, परंतु जितना खाओ उतना बचाओ। तो क्या खाना, कब खाना, कितना खाना और कैसे खाना। बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा दिया और माँ जबरन डाले जा रही है, न बच्चे का ध्यान है, बच्चा अपने राइम सुन रहा है, माँ अपनी रील देख रही है, और जैसे टिफिन में रख रही है उसके मुंह में डाले जा रही है।
तन मना भुंजीत, बिना मन लगाए, उसकी भी फिजियोलॉजी है। भोजन करते समय हमारा ध्यान भोजन में है, उसी अनुपात में सलाइवा सीक्रेट होगा। सलाइवा सीक्रेट होगा तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक स्राव है उसी अनुपात में सीक्रेट होंगे। इसलिए पाचक स्राव ठीक से सीक्रेट हो, इसके लिए सलाइवा ठीक से सीक्रेट हो आवश्यक है। सलाइवा ठीक से सीक्रेट हो, इसके लिए हमारा ध्यान भोजन में होना आवश्यक है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल साथ लेकर बैठे हैं, टीवी का सीरियल चल रहा है, उधर लेकर भोजन कर रहे हैं, तो कैसे खाना, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो एक खान पान की विषय में भी बहुत से कहते हैं खूब पानी पियो। क्यों पियो भाई खूब पानी? खूब शब्द है ही नहीं विज्ञान में, आयुर्वेद में तो कम से कम अति सर्वत्र वर्जये। बड़े बाबा जी भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं पानी क्यों पियो? ईश्वर ने हमारे यहाँ गले में एक सेंसर लगा रखा है, जब प्यास लगे तब पियो, जितनी प्यास लगे तब पियो। गर्मी में ज्यादा लगेगी, सर्दी में कम लगेगी। पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसको ज्यादा लगेगी, कफ प्रकृति का व्यक्ति उसको कम लगेगी। दिन में ज्यादा लगेगी, रात में कम लगेगी। इसलिए आयुर्वेद तो कहता है कि ज्यादा पानी पियोगे तो भोजन नहीं बचेगा, पानी नहीं पियोगे तो भी भोजन नहीं बचेगा। इसलिए अपनी अग्नि को बढ़ाते रहने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी, ये फार्मूला है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। ये खान और पान, ये हिंदी में ये जो पान से मतलब पीने, पानी के अर्थ में आता है। अंग्रेजी में तो पान का अर्थ कुछ और ही होता है। खान पान, रहन सहन, रहन सहन का ब्राह्मण उठने वाली थोड़ी सी बात मैंने कर दी। दिन भर में अपने शरीर को साधने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम जो बताए हैं कि 3 उपस्तंभ शरीर के जो है, शरीर, मन और आत्मा, तीनों के लिए कुछ कुछ विधान होना चाहिए। सत्वम आत्मा शरीरंच, 3 उपस्तंभ शरीर के स्तंभ हैं। शरीर संचालन के लिए सत्व आहार, मन के लिए निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसका पालन। ये सब समेकित रूप से जब प्रभाव डालते हैं तो श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनेगा, श्रेष्ठ स्वास्थ्य रहेगा। आप अपना योगक्षेम ठीक प्रकार से, बड़े प्रकार से कर सकेंगे। अभी चर्चा कहीं हो रही थी, तो 3 पीढ़ी मेरे पास चिकित्सा लेने के लिए आई। तो बुजुर्ग सज्जन थे, उनकी तो उम्र 85 साल की। तो उसने कहा कि अब तो जरा बुढ़ापे ने जवाब देना शुरू कर दिया, शरीर साथ नहीं देता। तो उनके जो लड़के थे 55 साल के, उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरा भी बुढ़ापा आने लगा है। तो जो 25 साल का पोता साथ में था, उसने कहा अंकल हमारे तो बचपन से सीधा ही बुढ़ापा आ गया, यौवन देखना ही नहीं। इस कारण से नहीं देखा क्योंकि उगते हुए सूरज को नहीं देखा आप लोगों ने, खान पान को ध्यान नहीं रखा। मुफ्त के चक्कर में पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, हड्डियां अभी से गलेगी, समय आने से पहले बुढ़ापा आने ही वाला है। इसलिए बाजार की इस चाल को समझिए, अपनी थाली को बाजार के हवाले मत कीजिए। परंपरा से जिस प्रकार की थाली की डिजाइनिंग हमारे यहाँ थी, उस पर फिर से नोट कराइए। दादी नानी ने जो थाली की डिजाइन हमको 83 में दी है, उस पर फिर से कायम होने की जरूरत है। गिद्ध दृष्टि से लगाया बैठा है जो विश्व का बाजार दृष्टिकोण वाला साम्राज्य है, वो तो बैठा ही है। यहाँ 140 करोड़ लोगों का बाजार हमको दिखता है, इसलिए नित्य नए फार्मूले सामने लेकर आएगा, स्वर्ण वर्ग के रूप में आएगा। उसको पहचानने की जरूरत है, उसको जानने समझने की जरूरत है। मैंने कितनी सुसूत्रता रखी है, ये थोड़ा सा कठिन था, लेकिन जितना समय मुझे दिया गया था वो सीमा पूरी होती है। और मैंने अनुशासन ये सीखा है, जिस परिवार में काम करता हूँ, कि मंच की मर्यादा के अनुरूप जितना समय दिया हो उसमें अपनी बात पूरी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि समय की मर्यादा का पालन करते हुए बात कर सकता हूँ। आयोजकों ने मुझे इस योग्य समझा, साक्षात होने का अवसर दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ बात अच्छी लगी हो तो आयोजकों को धन्यवाद देना, कुछ बात गलत लगी हो तो मन से उतरने के बाद मुझे जरूर दोहरा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई है और सूचना बहुत विशिष्ट है, इसके लिए मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर हरमन रेवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि सूचना दे। सम्मानित मंच,
ईरान तक केसरिया ध्वज फहराने वाले बाप्पा रावल, अल्लाउद्दीन का मानवर्धन करने वाले महाराणा हमीर, अल्तमश के दांत खट्टे करने वाले रावल जेंद्र सिंह और औरंगजेब का मेवाड़ की वादियों में औरंगजेब का मानवर्धन करने वाले राज सिंह और मेवाड़ की धाक महाराणा कुंभा और मेवाड़ मार्तंड, हिंदवा सूरज, महाराणा प्रताप की समुज्ज्वल वंश परंपरा में हमारी शाहपुरा की जो रियासत है, महाराणा प्रताप के प्रपौत्र सुजान सिंह जी ने 14 दिसंबर 1631 को शाहपुरा रियासत की स्थापना की। उसी समुज्ज्वल परंपरा में सुदर्शन देव जी हुए। उन्होंने हमारे महाविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे मध्य उनके दोहित्र राजाधिराज जय सिंह जी विराजे हुए हैं। मैं उनके अभिनंदन के लिए, हमारा शिष्टाचार है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें मंच पे आमंत्रित करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। मैं माननीय राजाधिराज जय सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप पधारे और उनके अभिनंदन के लिए मैं आयोजकों को मंच सौंपता हूं। धन्यवाद। स्वागत के लिए मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर राज जी मीना को आमंत्रित करता हूं कि वे श्रीमान जय सिंह जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। सुन सुन कर बात परवान चढ़े, सुन सुन कर बात परवान चढ़े, स्वज्ञान से गौरव और बढ़े, न सीख रुके न शोध रुके, न सीख रुके न शोध रुके, श्रोताओं देखो न जोश रुके, न सीख रुके न शोध रुके, श्रोताओं देखो न जोश रुके, न जोश रुके न उद्घोष रुके, स्वज्ञान से गौरव और बढ़े, स्वज्ञान से गौरव और बढ़े। इसी के साथ कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे गणित के प्रोफेसर, वर्तमान ABRSM के महामंत्री, कुशल संगठनकर्ता प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू, वर्तमान में जो सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा के रूप में सेवारत हैं, उनको आमंत्रित। मंच आदरणीय हिमांशु जी, सत्यनारायण जी, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आज इस व्याख्यान के लिए कमलेश जी और संतोष जी का आभार। कार्यक्रम में पहले विलंब हुआ है, 12:30 प्रारंभ करना था, तो कुछ नहीं बोलते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 1:45 बजे वापस आएंगे समारोह सत्र के लिए। अभी बाहर चाय पानी की व्यवस्था है। 15 मिनट बाद वापस यहाँ सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का एक बार हार्दिक आभार है। यह सम्मेलन न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरावलोकन का अवसर था, बल्कि इसे समकालीन संदर्भों में लागू करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। आज की हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान करने वाले हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी राठौर
क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उपस्थित होना हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। उनके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर लाल मीणा जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू जी, अखिल भारतीय सेवायान प्रमुख, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं हमारे स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक आदरणीय डॉक्टर पुष्कर लाल मीणा जी, जिनके प्रयासों से ही इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन संभव हो पाया, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। सर, मैं आपको इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी राठौर, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय सेवा आयाम प्रमुख प्रोफेसर सुशील कुमार जी बिस्सू, आपके पास अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री से अनेक दायित्व रहे हैं और उनका कुशलतापूर्वक आपने निर्वहन किया। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संयोजक के रूप में श्री धर्मनारायण जी वैष्णव, जिनके अथक प्रयासों से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हो पाई है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिवेदन मैं संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री प्रताप सिंह 12वीं क्लास के महाविद्यालय शाहपुरा एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन नॉलेज सिस्टम इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इनसाइट एंड इनोवेशंस, वैश्विक संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा, अंतर्दृष्टि और नवाचार विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 30 और आज 31 जनवरी को मणियार कॉलेज साहपुरा में संपन्न हुआ था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत का वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने के प्रयासों में योगदान करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस विषय का पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए 8 उप विषयों का विभाजन किया गया, जिनमें साहित्य, भाषा एवं भारतीय ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्य, शिक्षा प्रणाली और ज्ञान केंद्र, विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार, स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा परंपरा, भूगोल, कृषि एवं पर्यावरण ज्ञान, अर्थशास्त्र, शासन एवं राजनीति, भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक प्रभाव। इस संगोष्ठी में देश भर से 687 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। संगोष्ठी का प्रारंभ 30 जनवरी को उद्घाटन समारोह से हुआ, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान श्री हरिभाऊ वागड़ी जी मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ABRSM से प्रोफेसर नारायण जी गुप्ता एवं संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर का विशिष्ट अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय ने संगोष्ठी के विषय पर गहराई से प्रकाश डाला और बताया कि भारत मानवीय मूल्यों की स्थापना करके पुरातन गौरव को अधिगत कर सकता है। उन्होंने भारतीय व्यवहार में प्रचलित पुरातन मान्यताओं की वर्तमान वैश्विक प्रासंगिकता को बताया।
राज्यपाल महोदय ने शिक्षाविदों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर नारायणलाल गुप्ता जी ने एवं श्री महेंद्र कपूर ने भी संगोष्ठी में अपने विषय में सारगर्भित उद्बोधन कर हमें लाभान्वित किया। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में 2 विषय के व्याख्यान हुए। डॉक्टर अनुराग सक्सेना जी, निदेशक प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में लोकतंत्र विषय पर तथा प्रोफेसर सुशीला संतावत जी, विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयुर्वेद एवं औषधीय विकास में भारतीय परंपरा एक अध्ययन विषय पर व्याख्यान दिया। इसके पश्चात 6 तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया, जिनमें 65 शोध पत्रों का वाचन हुआ, जिनकी समीक्षात्मक रिपोर्ट सत्र अध्यक्ष द्वारा प्रकाशन की अनुशंसा एवं संशोधन के साथ प्रस्तुत की गई। दिवस के संध्याकालीन सत्र में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कला प्रेमी प्रतिभागियों के द्वारा मनोरम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें राष्ट्रकवि डॉक्टर कैलाश मंडेला जी और दिनेश बंटी जी ने भी प्रतिभागी रहे उसमें कार्यक्रम में। संगोष्ठी के द्वितीय दिवस पर यानी आज प्रारंभ में 4 तकनीकी सत्रों में 52 शोध पत्रों का वाचन किया गया, जिनका समीक्षात्मक मूल्यांकन एवं सत्र अध्यक्ष द्वारा किया गया। इसके पश्चात विषय विशेषज्ञ व्याख्यान कीनोट स्पीकर प्रोफेसर कमलेश कुमार जी शर्मा, प्रो प्रेसिडेंट ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद विषय पर व्याख्यान रखा गया। इसके पश्चात विषय विशेषज्ञ व्याख्यान कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर संतोषानंद जी, अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती ने भारतीय ज्ञान परंपरा में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक विषयों पर अपना व्याख्यान दिया। महोदय, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही है। प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से संगोष्ठी के विषय को संदर्भित करते हुए शोध पत्रों का वाचन किया है एवं बहुप्रतियोगी निष्कर्ष प्रदान किए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस संगोष्ठी में किए गए चिंतन और मंथन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा एवं विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई दिशा प्रदान करेगा। निश्चित रूप से युवाओं को इस विषय से जोड़ने का कार्य करेगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में विराजमान परम सम्माननीय श्री हनुमान सिंह जी राठौर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आदरणीय, आपको 33 वर्ष से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपने सामाजिक विषयों के अध्येता एवं जन सरोकारों से जुड़ाव रखने वाले समाज सेवी के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान साहित्य अकादमी एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की विषय समिति सदस्य एवं लेखन मंडल के सदस्य भी आप रहे हैं। आप सामाजिक जीवन के विविध विषयों, लोक मर्यादाओं, ऐतिहासिक कालगाथाओं जैसे गूढ़ विषयों पर भी विशेष रुचि रखते हैं। साथ ही आपने अत्यंत सरल रूप में इनका लेखन कार्य भी किया है। आपने प्रबोधनार्थ प्रश्नोत्तर के माध्यम से अतीत का परिचय करवाते हुए विद्यार्थियों में नैतिकता एवं संस्कार की नींव डाली है। आदरणीय, आपके द्वारा आचार्य शंकर शिक्षा स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में विवेक यात्रा, जो कि प्रश्नोत्तर के रूप में है, 1857 का स्वातंत्र्य संबंध प्रश्नोत्तर के रूप में है एवं कुटुंब प्रबोधन सहित 16 से अधिक पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया गया है। आपकी नवीन प्रकाशित पुस्तकें महर्षि दयानंद सरस्वती एवं लोकपाता देवी अहिल्याबाई होलकर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपका प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान अद्भुत है और यह हमारा सौभाग्य ही होगा कि आज हम सबको आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया अपना उद्बोधन दें, हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुशील कुमार जी विश्व, आदरणीय पुष्कर राज जी एवं उपस्थित सभी बंधु भगिनीगण,
वकीलों की भाषा में एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द है आफ्टर थॉट। संसार में जितने प्रकार की शिक्षा के संबंध में, कला के संबंध में विधाएं होंगी, उनका बीज रूप में जहाँ विचार हुआ, बहुत बार हम सुनते हैं 64 कलाओं के बारे में, किंतु जब मैं ऋषभ देव जी के राज्य काल के संबंध में पढ़ रहा था, जिनका केंद्र आज का कश्मीर था, उनके राज्य काल में 78 प्रकार की फैकल्टीज थी जिनकी शिक्षा दी जाती थी। इसलिए वर्तमान का भी कोई ऐसा विषय नहीं हो सकता जिसके संबंध में प्राचीन भारत में अपने यहाँ पर विचार नहीं हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उस विचार का उल्लेख हम तब करते हैं जब पश्चिम से कोई ये रिसर्च करके हमको बताता है, तब कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पहले से था। इसको कहते हैं आफ्टर थॉट। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन विषयों पर हमको अपना शोधपूर्ण वक्तव्य वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में देना चाहिए, उसको हमने दुर्लक्ष्य किया। यह है सबसे बड़ा समस्या। ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो कस्तूरी मृग की तरह से हम ही उसको नहीं जानते और वो सुगंध को बाहर ढूंढते हैं। हम भी बाहर ढूंढ रहे हैं। आज का जो एक सेंटर है, भारत के बारे में शोध कर रहे हैं, संस्कृत के बारे में शोध कर रहे हैं, वो भारत नहीं है। भारत के तो अधिकांश विश्वविद्यालय में संस्कृत है, वो भी हिंदी माध्यम से या रीजनल लैंग्वेज में या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। और आपका भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत का जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार प्राप्त करता कोई भारत का व्यक्ति नहीं है, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, पॉलक है, और उसको पद्मश्री मिल गया इस काम के लिए। और वो क्या कहता है, उसने एक नई टर्मिनोलॉजी दी है, उसका नाम है लिबरेशन फिलोलॉजी, मुक्ति का भाषा विज्ञान। अर्थात जो हमारे संस्कृत वाङ्मय है, वो इनका कहना है कि जो संस्कृत वाङ्मय है ये सामंतवादी और ब्राह्मणवादी है और इसको निर्विषीकरण करना है। अर्थात ये जो सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के शिकंजे में कसे हुए ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को उनसे मुक्त करना है। यह है लिबरेशन फिलोलॉजी। ये लिबरेशन फिलोलॉजी कहां से आई? तो जब कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म क्योंकि बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि उसके नारे बहुत लुभावने होते हैं, सबको बदल देंगे और सबकी समानता स्थापित हो जाएगी और कोई आर्थिक शोषण करता नहीं होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ पीड़ा होती है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती नहीं है, इसलिए वो आसानी से इस दुष्चक्र में फंसता है। और उनको भी लगता है कि शोषण से मुक्ति का उपाय ये कम्युनिज्म में है। लैटिन अमेरिका में जब ये कम्युनिज्म पहुंचा, तो उसके उपरांत वहां पर चर्च जानने वालों की संख्या कम होने लगी। अर्थात जो रिवोल्ट था, जो वो रिलीजन को अफीम कहकर जब चलते हैं तो उसके विरुद्ध ही रिवोल्ट होगा। और इसलिए जब चर्च जाना कम होने लगे, तो जो चर्च के द्वारा ही अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन सबको चिंता अनुभव हुई। उस चिंता में से एक शब्द आया, उसको कहते हैं लिबरेशन थियोलॉजी, मुक्ति का मजहब शास्त्र। मैं धर्म प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से हमारी कमी प्रारंभ होती है। अभी बताया था मैं पाठ्य पुस्तक लेखन के और अभियान से जुड़ा, तो उस समय मैंने विज्ञान के जो आचार्य आए थे पुस्तक लिखने के लिए, उनसे मैंने एक निवेदन किया कि अब तक वो पहला जो अध्याय शुरू करते हैं विज्ञान का, तब कहते हैं विज्ञान की परिभाषा, यहाँ से शुरू करते हैं। अब लिख रहे हैं हिंदी में विज्ञान, फिर कहते हैं विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। फिर चलेंगे कि साइंस जो है इसका मूल ओरिजिन एटाइमोलॉजी क्या है, तो जाएंगे लैटिन में कि लैटिन के साइंस या शब्द से ये साइंस बना है और उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है नॉलेज।
हमको कहते हैं विज्ञान यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, नॉलेज, वो साइंस है, वो विज्ञान है। विज्ञान शब्द अंग्रेजी का है क्या? विज्ञान शब्द शुद्ध संस्कृत का शब्द है। तो विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ये बताना चाहिए ना। भारत में विज्ञान यानी क्या होगा? ज्ञान है एक और विज्ञान है, तो विज्ञान करेंगे तो ये आना चाहिए नहीं। हमारे यहाँ पर भी प्रमाण हो गया लैटिन और ग्रीक, और उसको कट पेस्ट थोड़ी से जो का त्यों यहाँ पर टेक्स्ट बुक में परोसते हैं। ये जो शब्दों का फेर होता है उसके कारण से व्यक्ति का मानस बनता है, और ये मानसिक गुलामी जिसको कहते हैं वो वहां से प्रारंभ होती है। वो विज्ञान का अर्थ नहीं सोचता। मैं समझता हूँ कि पहली बार 2015-16 का जो कोर्स आया उसमें विज्ञान की संस्कृत में व्युत्पत्ति क्या है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 75 साल में। इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं। आपको जब गूगल पर जाएंगे तो वहां पर लिबरेशन थियोलॉजी का मिलेगा, मुक्ति का धर्मशास्त्र। लेकिन ध्यान रखिए संस्कृत नॉट ट्रांसलेटेबल। संस्कृत का विश्व की किसी भी भाषा में शुद्ध यथार्थ अनुवाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे मूल जो है उसका दूसरी में अनुवाद कैसे करेंगे? हाँ, इससे कोई पुरातन आप ढूंढ कर लाते हैं और उसका भी संस्कृत से संपर्क रहा हो तो उसका अनुवाद हो सकता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर स्थापित करना है, अगर उसको समझना है तो यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पाश्चात्य लोगों की मजबूरी के कारण कुछ शब्द वहां की और शब्दकोश का हिस्सा बने हैं, पंडित, गुरु, आप देखेंगे ये शब्द जो है आज वहां पर उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जिस अर्थ में यहाँ, क्योंकि उसका समानार्थक कोई शब्द नहीं है। इसलिए ये जो हमारे संस्कृत के शब्द जिसका वहां पर जाकर अनर्थ होता है वो आत्मा है, धर्म है, संस्कृति है, ऐसे बहुत से शब्दों की सूची है। उन शब्दों का विश्व की किसी भी भाषा में अगर अनुवाद नहीं हो सकता तो उस शब्द को वैसा ही लिखिए। आपको अगर उनको अर्थ समझाना तो नीचे पाद टिप्पणी दीजिए। ये हमारे लेखन में आना पड़ेगा। इसलिए मैं शब्द प्रयोग किया मैंने लिबरेशन थियोलॉजी के लिए मजहब का मुक्ति शास्त्र। लिबरेशन का अर्थ भी मुक्ति नहीं है, मुझे कोई और उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा। मुक्ति, मोक्ष, केवल्य ये हमारे शब्द हैं। हमारे यहाँ मुक्ति का अलग अर्थ है, वहां मुक्ति का अलग अर्थ है। ध्यान रखना, लिबरेशन जिसको कहते हैं, साल्वेशन, लिबरेशन, ये जो शब्द है उनके अलग अर्थ है। इसलिए अभी आपने सुना होगा ना जब सत्संग चालक जी ने कहा था कि जो है हमको स्वतंत्रता अब प्राप्त हुई है, तो इसका अर्थ है कि हम तीन शब्दों का अंतर नहीं समझ पा रहे। वो है स्वराज, स्वतंत्र और स्वाधीन। आप जब तक स्वाधीन नहीं होते, आपके स्वत्व के आधार पर आपकी चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक आप स्वतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। आप स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि संप्रभुता अंग्रेजों की थी, 15 अगस्त 1947 को वो संप्रभुता भारत के कुछ लोगों के पास आ गई, आपको स्वराज प्राप्त हो। उसके बाद की प्रक्रिया है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर चिंतन करना, यानी स्वाधीन होना, और उस चिंतन के आधार पर हमारे देश की समस्त व्यवस्थाओं को स्थापित करना। यह स्वतंत्र होना, और इस स्वातंत्र्य के आधार पर प्रणवंतो विश्वमार्य करना, यह तो आगे की प्रक्रिया है। इसलिए ये जो लिबरेशन थियोलॉजी शब्द है ये आया। लिबरेशन थियोलॉजी क्यों आया? तो इसका कारण है कि बाइबल में जितने वर्णन है, अब ध्यान रखना, बाइबल में एक भी शब्द जिसके नाम पर वो है जीसस क्राइस्ट उसका नहीं है। बाइबल में एक भी शब्द उनका नहीं है। बाइबल में उनके जो चेले थे 12, उन चेलों ने उन्होंने कहा कि हमको उन्होंने ऐसा कहा या हमने उनको ऐसा कहते हुए सुना, ये जाकर दूसरों को कथा सुनाई। उसको कहते हैं गॉस्पेल, सुसमाचार। वो कहते हैं ये अच्छा समाचार है, ये हम आपको दे रहे हैं।
ये अच्छा समाचार उनको प्राप्त हुआ, इसकी कोई भी प्रमाण आपके पास में नहीं है। वो जो सुसमाचार है, गॉस्पेल है, उन सब में वर्णन है कि जो जीसस थे, उन जीसस ने कोढ़ियों को, अंधों को, मरे हुए को जीवित कर दिया, उनको ठीक किया। तो ये लिबरेशन है। उन्होंने जो उस समय के शोषित, पीड़ित, दलित थे, उन सबको उन्होंने मुक्त किया। इसलिए ये जो बाइबल है, ये लिबरेशन थियोलॉजी का ग्रंथ है। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट कह रहे हैं, वो तो हम पहले से कह रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट हमसे भिन्न नहीं है। हम जो कम्युनिस्ट आज काम कर रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी में, वर्तमान जो शब्दावली के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, वो बाइबल में पहले से कहा हुआ है। इसलिए हमारा कम्युनिस्टों से विरोध नहीं है। इसलिए चर्च आते हो। यह है लिबरेशन थियोलॉजी। भारत में वो यही कहते हैं, जितने एनजीओ और सब है उसके माध्यम से वो यही कहते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग ऑफ सॉल्स जो कहते हैं, वो उसके आधार पर करते हैं। तो ये जो लिबरेशन थियोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। लेकिन इस फिलोलॉजी में क्या हो गया, लिबरेशन थियोलॉजी नाम ध्यान नहीं दिया उन्होंने। फिलोलॉजी क्यों कहा इसको? इसका कारण है, ध्यान रखना, जो लिबरेशन थियोलॉजी है उसका आधार बाइबल ही है। बाइबल से मुक्ति नहीं है, लिबरेशन नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप वेद से लेकर जितनी आपकी संस्कृत वाङ्मय की परंपरा है, उससे मुक्त हो जाओ, उससे भागो। और हम यहाँ पर अपने उस प्राचीन वैभवकालीन भूतकाल की चर्चा करके अहोरूपम अहोध्वनि करते हैं। और वास्तव में आपके यहाँ पर जो संदर्भ है संस्कृत वाङ्मय का, वो संदर्भ पूरा का पूरा देने का काम एक्सपोर्ट होता है हार्वर्ड, कोलंबिया, वहां से। जो हम कभी कभी शब्द सुनते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म, ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का सबसे पहला शिकंजा वो भारत में है। ध्यान रखना, अपने आप भी हुआ कि जब 1947 के बाद में जिनके पास में सत्ता प्राप्त हुई, वो सत्ता के जो प्रमुख थे, उन प्रमुखों की आइडियोलॉजी जो प्रभावित थी, वो प्रभावित वहीं से थे। पहले तो वो रसिया से प्रभावित थे, और वो उहापोह में रसिया से प्रभावित है। उधर जो ग्राम और स्वराज स्थापित होना चाहिए, गांधी, उससे भी वो पीड़ित हैं। उनको पत्र लिखते हैं कि तुमने जब लिखा तब भी मेरे समझ में नहीं आया, आप क्या समझ में आएगा? वो पत्र लिखने वाले थे उनको। तो न ग्राम स्वराज को और उसके जगह पर हमको कैपिटलिज्म चाहिए, और इधर कैपिटलिज्म कैसा चाहिए तो कम्युनिज्म चाहिए, दोनों का कॉकटेल चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक स्मरण आता है, मैं क्योंकि कृषि विषय पढ़ाता हूँ, तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया रसिया में। रसिया में क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है, साइबेरिया वहाँ पर है नहीं, तो उनको लगा कि हमारे पास खेती की जमीन कम है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि एक ही खेत में कम जमीन के अंदर अधिक फसल पैदा हो सके। तो जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं अपने में से वो जानते हैं, उसी फेरी कुल जो है, सरसों कुल जिसको कहते हैं, उसके दो पौधे हैं, मूली और गोभी। वर्तमान में दोनों एक ही कुल के, एक परिवार। तो उसका दोनों का और क्रॉस करवाना चाहिए, क्रॉस करके बीज तैयार करना चाहिए, जिससे जमीन के अंदर जो जड़ है उसकी जगह मूली लगे, ऊपर जो है वो गोभी लगे। तो एक साथ दो फसल आएगी, पहले ऊपर से मूली काटेंगे और गोभी काटेंगे, फिर अंदर से मूली निकालेंगे, तो दो फसल एक साथ मिलेगी। और उसका प्रयोग सफल होगा, बीज बन गया। उसने सब वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया कि आइए हमारे पास में और हम दिखाते हैं कैसा प्रयोग हुआ। बीज का अंकुरण हुआ, अंकुरण भी हो गया पक्का, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया। ऊपर जो पत्ते थे वो मूली के थे, अंदर जड़ थे जो गोभी की थी। तो सर्व दुर्गुण संपन्न, सर्वगुण विपन्न, इसको कहते हैं मिली जुली अर्थव्यवस्था। ये याद है। अब जिनके पास में थिंक टैंक नहीं है, उसको वैक्यूम को भरने के लिए कम्युनिस्ट आ गए, और उन सबको आइडियोलॉजिकल खुराक देने वाले ये जो कम्युनिस्ट है, ये सब विश्वविद्यालयों में स्थापित हुए। वो जेएनयू से लेकर, जादवपुर से लेकर, आप जहां जहां जाएंगे, हैदराबाद और सब जगह जहां जहां टुकड़े टुकड़े गैंग देखते हैं, और सब जगह वो टुकड़े करने वाली आइडियोलॉजी के लोग स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक उसके पास नहीं था, वो वैक्यूम भरने लगे। और इस कारण से हमारे यहाँ की सब व्यवस्थाएं, वो अंग्रेजों ने जितना सोचा था
उससे ज्यादा आगे हो गई। अंग्रेजों ने जिस काल में यहाँ पर और हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया, तो उसके विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में समूह बन गए और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विद्यालय ये खुलना चाहिए, इसका प्रयत्न प्रारंभ हो गया। विधान कीजिए, अभी 200वां जयंती वर्ष है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय राजस्थान में निकला, अधिकतम समय यहाँ निकाला। क्यों निकाला? तो अजमेर में और एक यहाँ की सब रियासतों के राजाओं का एक सम्मेलन हुआ, दरबार हुआ लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार क्यों किया? तो उस समय का एक रेजिडेंट था भरतपुर का, उसने एक पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा कि जब मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, उस इतिहास के अध्ययन में राजस्थान के जितने भी राजा हैं किसी के भी ताबे नहीं है। इनको प्रेम से तो इनके कपड़े भी उतरवा सकते हो, लेकिन थोड़ा आंख दिखाई तो ये किसी से डरते नहीं और ये जीने देते नहीं किसी को, अधीन किसी के रहते नहीं। अगर इनको अधीन करना है, इनको अगर डीकल्चराइज करना है, तो इनको अंग्रेजियत में ढालना पड़ेगा। और अगर ढालना है तो हैरो या ईटन की तरह से यहां पर भी कोई इंस्टीट्यूट चाहिए। हैरो और ईटन को टाइप करके ढूंढना, तो वहां के जितने भी और नाइट्स हैं या जो पॉलिटिकल वहां के जो लीडर्स हैं, उन सब का प्रशिक्षण केंद्र ये 2 स्कूल है। यहाँ का ईटन कौन होगा? आज भी उसको कहते हैं ईटन ऑफ इंडिया कौन है? तो अजमेर का मेयो कॉलेज। लॉर्ड मेयो वहां आया, राजस्थान के सब राजा महाराजा वहां आए। सब राजा महाराजाओं ने अपने खर्चे के ऊपर अपने को संस्कृतिहीन करके अंग्रेजी में ढालने के लिए अपने हाउस बनाए उस मेयो कॉलेज, अपना पैसा। हिंदी की कहावत सुनिए ना, आ बेल मुझे मार, ये तो पुरानी कहावत है। वो राजस्थान ने कहा कि बेल तो वहीं रहे, वहीं आते वहीं मार देना। मेयो कॉलेज में प्रत्येक रियासत का हाउस है और वहां के राजकुमार को उसके डिटेल में अभी नहीं करता, समीक्षा होती है। लेकिन उस काल में जब अंग्रेजों ने ये कुचाल चली, उस काल में महर्षि दयानंद ने अपना कार्यक्षेत्र राजस्थान को बनाया। यहाँ के राजस्थान में भी फिल्ट्रेशन थ्योरी काम करती है, ये उन्होंने पहचाना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतर वजन है, ये कहते हैं ना संस्कृत में। तो श्रेष्ठ जन कौन है, किसका अनुगमन करते हैं? तो जो राजा महाराजा हैं। इसलिए किनको शिक्षित करना है? मनुस्मृति, राजधर्म किसको पढ़ाना है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा किसको पढ़ाना है? तो राजाओं को पढ़ाना है। वो सब उस काल में यहाँ जहाँ सावरा में बैठे, यहाँ पर पर्याप्त समय दयानंद सरस्वती ने लगाया। मेवाड़ से लेकर जोधपुर तक सब राजा महाराजा को शिष्य बनाकर उनको राजधर्म और राष्ट्रत्व ये सिखाने का प्रयत्न किया। केवल इतना नहीं किया, केवल भाषण नहीं दिए, जमीन पर खड़ा किया। ये जो आज डीएवी और गुरुकुल का आंदोलन देखते हैं, ये आंदोलन उसका परिणाम। विकल्प दीजिए, आपको विकल्प देना तो संकल्प प्रकट करना पड़ता है। संकल्प की प्रस्तुति के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। जब विकल्प खड़ा होता है तब आपको उत्तर देने की क्षमता आती है। अगर ये डीएवी कॉलेज और गुरुकुल खड़े नहीं होते तो संभवतया आज का जो हमारा 47 से पहले का जितना भी आंदोलन है स्वाधीनता का, उस आंदोलन में जितने नेता मिले हैं आपको, आप ढूंढ लीजिए, इन्हीं से मिले सपा। तो ये करना पड़ता है, ये नहीं किया तो फिर आप दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राचीन काल से वर्तमान तक के इतिहास का अवगाहन करके उसके उज्जवल पक्ष, उसके अंदर आने वाली बाधाएं, इन दोनों का अगर सम्यक अध्ययन करके उसका प्रयत्न नहीं किया तो क्या गड़बड़ होती है। देखिए, ये 47 के बाद जिन लोगों ने हमारे शिक्षा संस्थानों के ऊपर कब्जा करके अपनी आइडियोलॉजी को एनसीईआरटी के माध्यम से करके ब्रेन वॉश में रिपब्लिक खड़ा कर दिया, उसका परिणाम क्या है? आज आपके जितने बैठे हैं, पूछूंगा नहीं, आपके घरों में झगड़ा है कि बेटा और बेटी टाई लगाकर कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए। एक वो समय था कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, स्वदेशी
आंदोलन उसी का परिणाम था। आज आपके घरों में जब अंग्रेज नहीं है तब आप योजना पूर्वक बड़ा पैसा खर्च करके अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। ये परिणाम निकलता है जब विष बीज बोया जाता है तो उसके जब फल आते हैं वो फल बहुत बाद में आते हैं, वो फल आज देते हैं। इसलिए चिंता का विषय होता है। इसलिए हमको ध्यान में करना पड़ता है कि ये चल क्या रहा है, इसमें से हमको मार कैसे लेना है, ये देखना पड़ता है। दो प्रकार की धाराएं प्राचीन काल से, आज का नहीं है, प्राचीन काल से। दुर्भाग्य से मेरे को ध्यान में नहीं आता कि भारत में हमारे यहाँ पर शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा है।